रविकांत जी। हाँ, मैं सबसे पहले तो हर्षवर्धन साहब की एक बात पर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर शाम को अपराधी लोग पहुंचते हैं। ये अपराधी आपको दिखते हैं और आप जज कब से बन गए मुझे तो नहीं पता है, मैं तो जानता हूं कि आप सिर्फ पत्रकार हैं। खैर, दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि साहब अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल जी 2024 से, उसके पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया, लेकिन 2024 से वो लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। इस बार ये मुद्दा क्यों इतना भड़क गया, जरा इसको समझने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जब मेलोडी से फुर्सत हो तब तो वो सोचेंगे, या विदेश भ्रमण से फुर्सत हो। इस बार नीट की परीक्षा जब पेपर लीक होता है, 22 बच्चे आत्महत्या करते हैं। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, जरा बताएं बीजेपी के प्रवक्ता या हर्षवर्धन साहब बता दें, इनका जिम्मेदार कौन है। ये इस तरह की बेशर्मी लाद करके, और ये प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया, जब इतने एक श्रद्धांजलि में आपसे नहीं लिखा गया कि एक ट्वीट आप कर देते, एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाएगी तो आप ट्वीट कर देंगे, लेकिन 22 नौजवान छात्र जो इस देश का भविष्य हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं आपके फेलियर की वजह से, और आप खामोश बैठते हैं, इंतजार करते हैं, और आज कहते हैं जब छात्र वहां पे लाठी खा रहे हैं, जब वो वहां पर पुलिस की बर्बरता का शिकार हो रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को 22 ये जो आत्महत्याएं हुई उसकी जिम्मेदार है कि नहीं है, ये बताएं जरा पहले। इसलिए पहले अकाउंटेबिलिटी तय हो, इस्तीफा हो, और उसके बाद संवाद हो। कौन नहीं चाहता, डेमोक्रेसी में सबसे पहले संवाद है, लेकिन आपको जिम्मेदारी तय ही नहीं करना है। साहब, बच्चे यहां पहुंच जाएंगे तब आप बात करेंगे, 20 दिन तक खामोश रहेंगे, आप बेशर्मियों के साथ लोगों पर हंसेंगे, ये करेंगे। वो जो जिनके माँ बाप पहुंच रहे हैं मंचों पर, उनकी आप हंसी उड़ाएंगे, उन पर आप बंदिशें लगाएंगे, उन पर आप गुंडे पहुंचाएंगे। ये जो आपके अंधभक्त बैठे हैं वो वहां पर बदमाशी करेंगे। ये आपने देश को बना दिया है, या आप इस देश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं? पहले ये तय हो जाए। और अब नौजवानों को ये लग रहा है कि मोदी के रिजीम में इस देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अपना जान जोखिम में डाल करके वहां पहुंचे हुए। पुलिस जो कर रही है वो तो मैं समझता हूं कि इस देश में गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं, उन्होंने इस देश के संविधान ने जो दिया है कि वो हाथ बांधे खड़े हैं और पुलिस बर्बरता कर रही है। ये जो गांधी जी का दिखाया हुआ रविकांत जी ने जो सवाल उठाए हैं, इस पे दोनों लोगों की राय लूंगा, हर्षवर्धन जी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपकी भी। ठीक है रविकांत जी, एक मिनट जरा बाकी लोगों के सुन लेते हैं जो आपने कहा उस मुद्दे पे। आपने काफी गंभीर सवाल उठाए। हर्षवर्धन जी, मैं दो सवाल, एक तो जो उन्होंने आपसे पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, और दूसरा कि आपको लगता है, क्योंकि आप काफी दिनों तक रिपोर्टिंग भी की और ऐसे मामलों को करीब से देखें, अब आप विश्लेषण भी कर रहे होते हैं, कि इस पूरे मामले को हैंडल करने में और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। क्योंकि मुझे याद है जब कॉकरोच इंडिया पार्टी के संस्थापक आए थे इंडिया, तो जिस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन उनको लाया गया, जंतर मंतर पर कहीं कोई रोका नहीं गया, धरना प्रदर्शन चुपचाप से करने दिया गया, तो कई लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि बहुत सही तरीके से हैंडल किया गया, ऐसा ही किया जाना चाहिए था। अब जाके स्थिति जो बनी है उसको और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। देखिए, एक तो लक्ष्मण जी, पता नहीं रविकांत जी को कोई समस्या तो है गंभीर। मैंने ये कहा कि छात्रों का इतना गंभीर मुद्दा है, मैंने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए, लेकिन रविकांत भाई की समस्या गंभीर इतनी है कि उनको सिर्फ वो सुनाई दिया जो मैंने कहा कि शाम को अपराधियों का अड्डा बन जाता है। अब पता नहीं कल का वीडियो उन्होंने नहीं देखा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चाहे छात्र पिटे, चाहे पुलिस इस तरह से दौड़ा के पीटी जाए, या मीडिया को मारा जाए, मैं उस सबके खिलाफ, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा देश का एजेंडा हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से अभी तक मुझे किसी राजनीतिक दल में भी नहीं जाना पड़ा है। तो जिस दिन हो सकता है कि रविकांत जी की तरह किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनना पड़े, तो मैं भी इनकी तरह बन, तो फिर वही बोलूंगा। तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रविकांत जी, आप तो मतलब ये नहीं करते हैं, ये मत कीजिए। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं तो मैं लक्ष्मण जी एक चीज और बता दूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ठीक ठाक छात्र आंदोलनों में रहा हूं। छात्र आंदोलन में कभी इस तरह की हिंसा नहीं होती। पत्थरबाजी होती है, पुलिस पर पत्थर लड़के चलाते हैं, हम लोग सब उन आंदोलनों में पुलिस पीटती है, पकड़ के ले जाती है, छोड़ देती है, कभी पुलिस लाइन छोड़ देती है, कभी न्यू करंट छोड़ देती थी, कभी थोड़ा और आगे ले जाके छोड़ देती थी। लेकिन जिस तरह का दृश्य जंतर मंतर से आ रहा है,
वो सामान्य छात्र आंदोलन नहीं। क्या छात्रों की चिंता नहीं है, छात्रों की समस्या नहीं, छात्र नहीं, बिल्कुल वहां जेन्युइन छात्र हैं, लेकिन बड़ा वर्ग वो है जो अब वहां अपराध कर रहा है, जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जो उस पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उस टिप्पणी को रविकांत जी ने जोड़ने की कोशिश की। शातिर राजनीतिक कोशिश होती, खैर नेता लोग हैं, वो भी नेता हैं तो वो कर सकते हैं। अब मूल बात है क्या मिस हैंडलिंग हुई? बिल्कुल हुई। बड़ी सीधी सी बात है, सरकार को मेरा ये मानना है सदन शुरू होने के पहले ही ये बातचीत करके चर्चा का विषय तय कर लेना चाहिए था। उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी चर्चा, और मेरा मानना है कि प्रश्नकाल बाधित किया विपक्ष ने, वो सब किया, उसके बावजूद चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, त्यागपत्र कोई ऐसी चीज नहीं है ना भाई, मंत्री का त्यागपत्र हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाए? ठीक है, कांग्रेस के सरकार के मंत्री ने नहीं किया, उससे पत्रकार ने पूछा था राजस्थान के शिक्षा मंत्री से कांग्रेस के कि आप इस्तीफा देंगे, तो उसने कहा अच्छा हम बनाते हैं क्या, ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम है। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान वैसी बेशर्मी नहीं दिखा। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने भी त्यागपत्र नहीं दिया, कर्नाटक के भी शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया, सब जगह पेपर लीक हुए। और मैं याद दिला रहा हूं बार बार, उसे दिलाना चाहिए, प्रियंका जी इतनी मासूमियत के साथ बताया कि भाई पेपर लीक गंभीर समस्या है, गहलोत जी लाख कोशिश करके नहीं कर पाए। इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूं सरकार को इसको और बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए, और जो छात्र हैं उनसे बात करिए, जो अपराधी हैं उनका इलाज कीजिए, बड़ी सीधी सी बात है। सतीश सिंह साहब, दो चीजें। एक तो जिस तरीके का आंदोलन का स्वरूप देखने को मिलता है, जाहिर तौर पर वहां पे वाकई छात्र हैं, लेकिन छात्रों के साथ कुछ ऐसे तत्व जुड़ गए हैं जो इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार को पता था कि संसद का मानसून सत्र आने वाला है, सत्र से पहले ऐसे मुद्दे और ज्यादा गर्मा जाते हैं, तो जाहिर तौर पर संसद के मानसून सत्र से पहले ही उस मुद्दे को ठंडा कर देना चाहिए था। आप सहमत हैं इससे? दोनों आपकी बातों से सहमत हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। सीधा मैं बोल रहा हूँ, आपसे पूर्ण रूप से सहमत है। मेरी आपत्ति देखिए क्या है कि ये गुंडे मवाली और इस तरह के ट्रक, उस तरह की गाड़ियाँ वहाँ से वहाँ आ कैसे जा रही हैं, ये एक भी गंभीर प्रश्न है। और जिस तरह से मीडिया वाले, जिसको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, चाहे जो मीडिया आप कह लें, उनको अगर निशाना बनाया जाता है तो मैं तो उसका भी खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। जिसको जो मन है करे, बोले, जो भी करना है करे। ये तो ठीक नहीं है ना कि कोई अगर हम सरकार के खिलाफ बोले तो आप हमको टारगेट कर लो, ये कोई मतलब नहीं है। पक्ष में बोले तो टारगेट कर लो, तो मैं इसके खिलाफ हूँ, नंबर एक। नंबर दो, देखिए सबसे फास्ट काम क्या हो सकता है, फास्ट ट्रैक को छोड़ दीजिए, जब एक सिंबल बन जाता है तो प्रधान साहब का हटा देते, क्या दिक्कत है भाई? देखिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा लक्ष्मण जी, ये मुद्दा अर्थव्यवस्था का है, रोजगार का है, कमाई का है, पारिवारिक बजट का है, करियर का है। नीट का तो मैंने सवाल ही पूछ लिया कि भाई इसका फुल फॉर्म तो मैं भी नहीं जानता हूं। तो ये कहीं न कहीं वो जो द्वंद्व है और वो जो जद्दोजहद है वो सामने निकल के आ रही है। मैं एक सोल्यूशन देना चाहता हूं यहाँ पर आपके माध्यम। सरकार फौरन वो जितने परिवार के लोगों ने सुसाइड बच्चों ने किया है उसको अपना ले, उसको कोई कंपनसेशन दे, कुछ करे उसके बारे में। दूसरा, जितने तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे राज्यों के हो चाहे केंद्र के हों, उसके कोई शुल्क न लिया जाए, और जो परीक्षाएं रद्द होती है उसको रिफंड किया जाए। और बच्चों को पहले होता भी था कि उनके ट्रैवलिंग का खर्चा भी कहीं कहीं दिया जाता था। ये सब करें और साथ में एक नई यूथ पॉलिसी लाए। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यूथ पॉलिसी को लेकर, यूथ के भविष्य का लेकर है, और यूथ के ही भविष्य पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। और एक अंतिम बात, किसान आंदोलन वाली गलतियां ये सरकार बिल्कुल न करे, वो स्थिति नहीं है। किसान तो फिर भी बैठ जाते हैं। गोपाल जी, आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ हर्षवर्धन जी जोड़ना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी संक्षिप्त में, फिर गोपाल जी के पास जाऊंगा। सारे लक्ष्मण भाई, सब के लिए क्या करना होगा ये हमारी आपकी बहस में और जंतर मंतर पर नहीं तय होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार को, विपक्ष को, हर सांसद को चर्चा करनी पड़ेगी। जो फ्रेमवर्क भी है, अगर आपको स्टैट्यूटरी कोई फ्रेमवर्क बनाना है, कोई कानून पारित करना है, कोई नीति बनानी है,
तो वो यहाँ कहने से तो बनेगी नहीं, वो सदन में बनेगी। सांसदों को सुझाव देना होगा, वो उसमें कोई और ज्यादा चर्चा करनी है तो उसको कमेटी को देना होगा, लेकिन कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। पार्लियामेंट सेशन में है, हम लोग ये भूल रहे हैं। बाहर का कोई भी धरना प्रदर्शन वो किसी हल की तरफ नहीं जाता है। और मेरा मानना है कि ये काम सबसे पहले होना चाहिए, बाकी सारे काम बाद में होंगे, अगर आपको सचमुच नियत ठीक है। वरना आनंद लेना है तो सब लोग मजा लेते रहिए। छात्र सड़कों पर है, खून उसका बहेगा, सर पुलिस वाले का फूटेगा, मीडिया वालों को अपमानित किया जाएगा, महिला पत्रकारों को के साथ छेड़खानी की जाएगी, और टीवी पर नेता लोग आकर बैठकर आनंद लेते रहे, अपना अपना हिस्सा बताते रहे। इससे सुंदर क्या हो? राजीव चौधरी जी 15 सेकंड, फिर गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब को पास जाऊं, उनके लिए कई सारे सवाल आ गए। देखिए, दुष्यंत कुमार जी की कविता है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो अब इस तालाब का पानी कि अब इसके कमल मुरझाने लगे हैं। अब जनता जो है, इनके हर्षवर्धन जी अभी मुझे कह रहे थे कि इन्होंने अपने छात्र आंदोलन जीवन में बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया। क्या मुझे बता सकते हैं, जब इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, क्या किसी ने इनको देशद्रोही, गद्दार, उपद्रवी, पाकिस्तान जैसी उपमाओं से नवाजा था? ये प्रचलन जो पिछले 12 साल में चल गया है कि जो आवाज उठाए उसको पाकिस्तानी, उसको खलिस्तानी कहकर उसको चुप करा दिया जाए, इस आपको इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र की बेसिक बुनियाद ये है कि आप प्रदर्शन कीजिए, आप सरकार के खिलाफ मुखर होइए, आप आवाज उठाइए, और ये जरूरी नहीं है राममनोहर लोहिया अपने समय पर कह के चले गए थे। हर्षवर्धन जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी से जो आपने पूछा जवाब देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी देखिए, पता नहीं राजीव चौधरी जी आंदोलन के कितना पहले जुड़े हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी पैदा हुई है उसके आंदोलन को तो हमने रिपोर्टर के तौर पर ऐसा टूट के कवर किया है कि चेहरे की एक परत उतर गई थी। जाने कितने कपड़े जूते फट गए, क्योंकि बड़ा खराब उस वक्त मौसम था जब आंदोलन था रामलीला मैदान में ना, तो उमस के मारे और बारिश से बुरा हाल था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि राजीव जी को ये पता नहीं कि इनके आंदोलन को भी किसी ने खालिस्तानी नहीं कहा था, किसी ने आतंकवादी नहीं कहा था। और रामलीला मैदान से लेकर इंडिया गेट तक रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक जाइए राजीव जी, राजीव बीच में नहीं बोलते, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होती फिर आप बोलिएगा। क्योंकि उस वक्त कोई भी इस तरह से भीड़ जो है पकड़ के किसी को पीट नहीं रही थी। चारों तरफ लोग तिरंगा लेके घूम रहे थे, चारों तरफ। मेरी जानकारी में गुड़गांव से कॉर्पोरेट ऑफिस से बच्चे शिफ्ट में निकल कर आ रहे थे, वो आंदोलन को समर्थन देने आ रहे थे। फरीदाबाद से एक फैक्ट्री से अपनी कार में भरकर खाना लेकर आए और कहा कि हमने आज अपनी फैक्ट्री कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि लोकपाल बनेगा, भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा, ऐसी कई चीजें थी। अब उसको क्या कितना लोकपाल बनाया, कितना अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी रखी, मैं उस पर अभी नहीं जाता हूं। क्या सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से वो एक दलित को मार दिया गया था, वो क्या था? क्या अब तो रवनीत सिंह बिट्टू है भाजपा में ना, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी में थे और किसी ने नहीं कहा था। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था, कांग्रेस सांसद तत्कालीन, कि इसमें खालिस्तानी घुसा है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि पूरे आंदोलन को कोई ब्रैकेट कर रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं, ऐसे तत्व शामिल हैं। लाल किले पर जो हुआ वो आपको क्या लगता है कि सामान्य घटनाक्रम था? जो आईटीओ पर हुआ वो आपको लगता है कि सामान्य घटनाक्रम था? ये कहना कि अब सबको ये कह दिया जाता है, ये भी एक ऐसा विमर्श है जिसमें जानबूझकर अराजकता को और आंदोलन को मिलाने की कोशिश हो रही है। खतरनाक। राजीव जी, मुझे आंदोलन दोनों, हाँ जल्दी से बहुत देर से इंतजार करवा रहा हूं मैं गोपाल जी को। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, आप लोगों ने तमाम ऐसी वीडियो देखी। 20 तारीख को सुबह 6 बजे जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर थे, उन्होंने वहां से रिपोर्ट किया कि पहले से ऐसे ट्रक वहां पर खड़े कर दिए गए थे जिनके अंदर पत्थर पड़े हुए थे। ऐसी टूटी फूटी गाड़ियां, वैन वहां लाकर खड़ी कर दी गई थी, और जिनको कि बाद में बताया जाता कि ये जो छात्रों ने इनको जो है तोड़ दिया गया, और शाम को सेम वही पैटर्न दोहराया गया। अब लोगों को समझ में आने लग गया कुछ नया तो सरकार लेके आए, कब तक खालिस्तानी पाकिस्तानी चलाएगी? आप जो कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन के समय पे नहीं हुआ, अन्ना आंदोलन के समय पे इसीलिए नहीं हुआ कि ये जो लोग जो सरकार द्वारा प्रायोजित है, उस समय ये लोग सरकार में नहीं थे। आज ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे ही तो थे जो सिविल वर्दी में वहां पर लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे थे। कौन थे वो लोग? वो सिविल वर्दी में बीजेपी आरएसएस के प्रायोजित गुंडे थे वो।
ठीक है राजीव जी, आपने 15 सेकंड मांगा था, 15 सेकंड से ज्यादा हो गया। ऐसा करते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लक्ष्मण जी, लेंगे अगर तो कोई कहे गोपाल कि आम आदमी पार्टी के गुंडे थे तो कोई क्या कहेगा? पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने पिटवाया किसानों को, पिटवाया नौजवानों को, तो क्या आम आदमी पार्टी के गुंडे पीट रहे थे? आम आदमी पार्टी के गुंडे थे जो पुलिस वहां पीट रही। अरे किसी ने ये कहा कि कोई खालिस्तानी या कोई पाकिस्तानी क्या कर रहा है? ऐसा करते हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे जारी रखें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब के पास आएंगे, जिनके पास कई सारे सवाल पहले जा चुका है। एक सवाल और जो छोटे से शब्दों में सतीश के सिंह साहब ने कहा, ये सिर्फ मामला नीट तक का नहीं है, ये छात्रों के भीतर जो जनाक्रोश है उसका भी मामला है, उसके तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।